प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है, जिसमें आज हम दो लॉ पढ़ने वाले हैं। एक तो विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक स्टीफन्स का बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, स्टीफन बोल्ट्जमैन लो, चाहे तो स्टीफन लो बोल दो, चाहे स्टीफन बोल्ट्जमैन लो बोल दीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा विन्स लो बताने से पहले विन्स लो की पहले चर्चा कर देता हूँ, और इसे डिस्प्लेसमेंट लो क्यों बोलते हैं वो भी आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम ब्लू से हेडिंग डाल देते हैं, WIEN', विन्स डिस्प्लेसमेंट लो। बेटा मार्कर नहीं है तो अभी थोड़ा ये क्या चलेंगे, हल्के चलेंगे, मतलब बारीक चलेंगे। कुछ दिन में चलते चलते क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। तो हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लो की। तो इसे चर्चा करने से पहले, इससे जस्ट पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक ग्राफ पढ़ा था किस किस के बीच, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बीच और वेवलेंथ के बीच। आपको याद होगा था, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बीच और वेवलेंथ के बीच। यहाँ हमारी वेवलेंथ होती थी लैम्डा, जो ऐसे बढ़ रही होती थी, इसे क्या बोल दिया था हमने, वेवलेंथ। क्या बोल दिया था, वेवलेंथ। आज विन्स डिस्प्लेसमेंट लो, आप ऐसा पढ़ लोगे जीवन में, आप किसी भी जाके वीडियो देखना, आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में तो आएगा पर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं बड़े सिंपल तरीके में बताऊंगा। ये है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जिसे हम ई बोल देते हैं। क्या, ई, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी किस, इंटेंसिटी किसकी, इंटेंसिटी रेडिएशन की, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और ये किसके बराबर होती थी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसके बराबर होती थी ये, Q अपॉन A इंटू टी। याद है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, याद होगा आपको हल्का सा। ठीक, फिर हमने ग्राफ बनाए थे। इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बना था, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे। याद है कुछ ऐसे, इससे पहले वाली में। और मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे। क्या बताए थे कि ये जो पीक है ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता रहता है। ये मैंने क्या मान ला बच्चा, यहाँ पर ये पीक है, इस पर वेवलेंथ कितनी है, λ1। इस पर पीक कितनी है, पीक पर वेवलेंथ λ2, ऐसे मान। इस पीक पर λ3, इस पीक पर λ4। ठीक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। तो यहाँ पर ये जो है आपकी, यहाँ पर लैम्डा मैक्स होगी। सर ये लैम्डा मैक्स क्या है, लैम्डा मैक्स इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। अरे लैम्डा मैक्स आपकी वो है जिसपे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। सर इंटेंसिटी मैक्सिमम में देखो, अगर हम इस वाले ग्राफ के लिए देखें तो इंटेंसिटी ऊपर की साइड बढ़ रही है। इंटेंसिटी कहाँ बढ़ रही है बच्चा, ऊपर की साइड बढ़ रही है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर। खुल जा, उल्टा खोल रहा हूँ, इस ग्राफ पर यहाँ पर है। तो इस यहाँ के लिए लैम्डा मैक्स ही होगा। हालांकि लैम्डा मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लैम्डा मैक्स क्यों बोल रहा हूँ, लैम्डा मैक्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि लैम्डा मैक्सिमम है। लैम्डा मैक्स बोलने का मतलब ये है उस लैम्डा पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, समझना। लैम्डा मैक्स का मतलब है उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, समझ गए। ठीक, चलिए अब थोड़ी सी बात समझो। मैंने मान लिया इस पॉइंट पर, इस पर टेम्परेचर कितना है, मान रहा हूं, ये हकीकत में नहीं है, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको इसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। 2000 केल्विन, यहां पर क्या मान लिया, 3000 केल्विन इस पर, और इस पर क्या मान लिया, 4000 केल्विन, इस पर क्या मान लू, 5000 केल्विन। ये टेम्परेचर मैंने मान लिया। अब मुझे एक चीज, थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, थोड़ी सी खोपड़ी। क्या सर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है,
टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्राफ इधर की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। सुनो बहुत ध्यान से सुनो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा ग्राफ उधर की साइड शिफ्ट हो रहा है। उधर की साइड शिफ्ट होने का मतलब वेवलेंथ कम हो रही है। थोड़ा सा खोपड़े चलाओ, अरे वेवलेंथ इधर की साइड बढ़ रही है। और यहाँ देखो, इन चारों में देखो, चलो इन चारों में देखो सबसे बड़ा कौन सा? सर सबसे बड़ा तो λ1 है, ओके। उससे बड़ा सर λ2, उससे छोटा λ3, उससे छोटा λ4। यहाँ देखो ये मैंने क्या मान लिया T1, ये क्या मान लिया T2, ये क्या मान लिया T3, ये क्या मान लिया T4। टेम्परेचर देखो सबसे बड़ा कौन सा? T4, उससे छोटा T3, उससे छोटा T2, उससे छोटा T1। यानी कि देखो टेम्परेचर और लैम्डा एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ इधर को शिफ्ट हो रहा है। इधर को शिफ्ट होने का मतलब वेवलेंथ कम होती जा रही है। वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कम। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टर होती जाएगी। शॉर्टर वेवलेंथ क्या होती जाएगी? शॉर्टर वेवलेंथ होती जाएगी। तो यही मेरा क्या था? वीन का डिस्प्लेसमेंट लो था। सर मतलब अरे वीन ने बताया क्या कि जो आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ है ना ब्लैक बॉडी के लिए, क्या है वो? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर मैक्सिमम कौन सी? ये वाली λ1, λ2, λ3। देखो इस ग्राफ के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम यहाँ है तो λ1 मैक्स हो गया। ये इस ग्राफ के लिए यहाँ पर है λ2 मैक्स हो गया। इस ग्राफ के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, λ3 मैक्स हो गया। इस ग्राफ के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम यहाँ है, ये λ4 मैक्स हो गया। ये लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्स सॉरी वेवलेंथ मैक्सिमम है। लैम्डा मैक्स का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अरे लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम वेवलेंथ है। कभी ये सोचो, बुक की लैंग्वेज बता रहा हूं, कभी ये सोचो नहीं। लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है मैक्सिमम वेवलेंथ। लैम्डा मैक्स का मतलब ये है उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। समझे? कपड़ा उठा लेता हूं, इतनी सी बात को रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब यहां पर समझो, मान लो मैं एज्यूम कर लूं एक चीज, क्या अपने पास से मान रहा हूं मैंने λ1 कितना मान लिया भैया? λ1 मान लिया मैंने कुछ भी मान लू 1.5 मान लू। चलो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो गया। λ2 कितना मान लू? λ2 मान लू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। λ3 कितनी मान लू? λ3 मान लो 0.75 इंटू 10⁻⁻3। ठीक। λ4 भी ऐसे कुछ मान लो। सर ये आप किस हिसाब से मान रहे हो? λ4 लो ऐसे मान लो 0.60 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। सर ये ही क्यों मानने आपने? अब आप थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ और λ1 T1 देखो कितना होगा। 1.5 इंटू 3 सॉरी 2 तो 15 दूनी 30, 3 के आसपास। चलिए λ2 देखना 1 इंटू 3 3 ही बैठेगा। ये देखना λ3 और λT3 4 पंजे 20 4 सत्ते 28 29 30 3 ही बैठेगा। 5 6 30 3 के आसपास ही बैठेगा। यानी कि ये सारी चीजें क्या आ रही हैं? बराबर आ रही हैं। सर ऐसे ही आता है, ये तो आपने माननी है, लेकिन जब आप किसी ब्लैक बॉडी के लिए देखोगे ये वैल्यू क्या आएंगी? हमेशा सेम आएंगी। ये क्या है? आपका विंग्स का डिस्प्लेसमेंट लो है। क्या है ये ही आपका विंग्स का डिस्प्लेसमेंट लो है। समझे बेटा? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश करो। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्राफ इधर शिफ्ट होता जा रहा है। इधर शिफ्ट होने का मतलब देखो वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। वेवलेंथ क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। वेवलेंथ छोटी होने का मतलब टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, वेवलेंथ छोटी हो रही है। इसका मतलब वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे यहाँ मल्टीप्लाई में लिया है तो किसके बराबर आ गया है? कांस्टेंट के। यही तो है विन्स लॉ। बताओ मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस लगाया क्या? बेसिक सी चीज लगाई है। चलिए सर हम इस बात को समझ गए। तो अब रियलिटी में विन्स लॉ क्या है? विन्स लॉ क्या है? इन्हें हटाकर अगर मैं विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखना चाहूं, विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखना चाहूं तो विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ होगा लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब आप इसे हटाओगे प्रोपोर्शनल के सिंबल को तो कोई कांस्टेंट आएगा t b। ये t यहां मल्टीप्लाई में पहुंच गया तो लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी। तो मेरे पास ये क्या आ गया बच्चा? ये मेरे पास विन का डिस्प्लेसमेंट लो आ गया। विन्स डिस्प्लेसमेंट लो, विन्स डिस्प्लेसमेंट लो जी, विन का डिस्प्लेसमेंट लो हो गया। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है इसमें करने की। अगर मैं b की वैल्यू पूछूं तो देखो आपको पता होना चाहिए b क्या है? कांस्टेंट है। क्या कहलाता है b? एक विन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू एक फिक्स है, कितनी? 2.898 इंटू 10 टू द पावर। मुझे एक बात बताओ, 10 टू द पावर -3 इसकी यूनिट क्या होगी? खोपड़ी चलाओ, इसकी यूनिट क्या होगी? अरे यार 20 के बराबर लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ की मीटर और टेम्परेचर की केल्विन, ये इसकी यूनिट होगी। यही क्या कहलाता है? विन्स कांस्टेंट कहलाता है। अब यहाँ पर इस विन्स लॉ का यूज क्या? इस विन्स ने ऐसी ऐसी चीजें क्या बता दी, ऐसी ऐसी चीजें बता दी इस विन्स लॉ से जो हम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा मार्कर ही ले लो, चलो ये मेरा मार्कर है, इससे लाइट वेव्स निकल ले कि कुछ वेवलेंथ की लाइट वेव निकाल रहा है। अरे एक सूरज है, सन है, क्या है? सन है, वो भी कुछ वेवलेंथ निकाल रहा है। तो क्यों ज्यादा बड़ी वेवलेंथ निकाल रहा होगा? ये मार्कर या सन? वीडियो क्या करो, पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो कि ये मार्कर ज्यादा बड़ी वेवलेंथ निकाल रहा है या सन निकाल रहा है। सर सन निकाल लेगा, सन ज्यादा बड़ा है। अबे नालायको, मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ने पर वेवलेंथ घट जाती है। सूरज का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, सूरज का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ छोटी 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 होगी। ध्यान रखना, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ निकालता है और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो छोटी बड़ी वेवलेंथ, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो छोटी वेवलेंथ। विन्स लॉ से यही तो पता चल रहा कि लैम्डा वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टाइम के, टाइम नहीं सॉरी टेम्परेचर के। यानी कि जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा वेवलेंथ कम। यानी कि सन सबसे कम छोटी छोटी क्या निकाल लेगा? वेवलेंथ निकाल लेगा इस मार्कर की कंपैरिजन में। इसका और क्या यूज है? इसका यूज कर सकते हैं हम टेम्परेचर निकालने में। जैसे हमें कोई स्टार है, हमें स्टार का टेम्परेचर निकालना, क्या निकालना? स्टार का टेम्परेचर निकालना। तो हम स्टार का क्या देखेंगे? स्पेक्ट्रम देखेंगे, और स्पेक्ट्रम में जो उसकी लैम्डा में मैक्सिमम वेवलेंथ है वो देख लेंगे। हमने मैक्सिमम वेवलेंथ देख ली, विन्स कांस्टेंट हमें पता है, तो लैम्डा एम की वैल्यू रखी, बी के निकली, टी के निकल आई। अरे अब हमें सन का टेम्परेचर निकालना, तो हम थर्मामीटर ले जाएंगे और क्या करेंगे? जाके सूरज पे गाड़ देंगे, खच आज नाप लेंगे, अरे कितना टेम्परेचर है। नालायको, तुम्हारा भुट्टा भुन जाएगा, खा जाओगे वहां पे। तुम्हें चील कम में भी नहीं मिलने के वहां, तो तुम ही भुन जाओगे, कुछ नहीं मिलना वहां। तो हम कैसे मेजर करते हैं? सन का स्पेक्ट्रम देखते हैं। सन के स्पेक्ट्रम में देखेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, उस मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू रखेंगे, और विन्स क्या है? एक फिक्स वैल्यू है, विन्स का कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर निकाल लेंगे। पता चला टेम्परेचर के बारे में? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर विन्स लॉ में थ्योरी क्या लिखेंगे? थ्योरी क्या लिखेंगे? अभी बताऊंगा, घबराओ मत, थ्योरी व्योरी सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है।
पहले आप इतना लिख लो, लास्ट में थ्योरी बताऊंगा। हालांकि थ्योरी है नहीं, अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट दो द मैक्सिमम वेवलेंथ emitted from a black body is inversely proportional to given temperature। फिर ये कहानी लिख दो। ये तो मैंने तुम्हें समझाने को बताई सारी चीजें, समझ तो गए तुम? सर समझ गए। चलिए अभी इस ग्राफ से हमें एक दो चीजें और पता चली थी। सर क्या पता चली थी इस ग्राफ से हमें एक दो चीज? वीन्स लो, आपका क्या स्टीफन्स लो, इसी ग्राफ से निकल के आए थे, कोई अलग से निकल के नहीं आए थे। आपको पता है हमने बताया था कब? कल की क्लास में, कल की मतलब इससे पहले वाली क्लास में, कि हमें किसी भी ग्राफ की इंटेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करते थे, उसका एरिया निकाल लेते थे। यस नो बोलो, ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी? सर बिल्कुल बताई थी कि अगर हमें किसी बॉडी का क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके ग्राफ के अंदर का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो करता है मुझे बताना। एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो करता है बच्चा? एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो करता है? एरिया अंडर द ग्राफ शो करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सर ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या? मैंने ये तो बताया था कितनी इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू ये निकाल सकते हैं हम। अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है? Q अपॉन AT, यही तो बताया था, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब समस्या एक आई कि ये इंटेंसिटी बता रहा रेडिएशन की किसी भी टेम्परेचर पे, तो निकाल लेंगे कितना, कैसे पता चलेगा? तो भैया यहाँ पर अगर हम इसे दुगना बढ़ा दें इंटेंसिटी को, तो टेम्परेचर 4 गुना बढ़ रहा था, यानी कि दुगना बढ़ाने पर टेम्परेचर कितना हो रहा था? 2 की पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 गुना। अगर इसे 3 गुना बढ़ा देते हम इंटेंसिटी को 3 गुना बढ़ा देते तो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा था? 3 की पावर 4, यानी कि इंटेंसिटी क्या थी? टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड कर रही थी। ऐसा किस में देखा गया? इस ग्राफ में देखा गया। तो एक चीज हमें इस ग्राफ से ये वाली पता चली। यही आपका क्या था बच्चा? यही क्या था आपका? यही था आपका स्टीफन्स लॉ। इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे एक समस्या आती है, चलो ये अभी बताता हूँ। चलो बता दूं आपसे, थोड़ी सी चर्चा इसकी पूरे की स्टीफन्स लॉ की अभी करूंगा। एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दो छोटे से का, रफ कर दूं, कपड़ा कहाँ है? स्टीफन्स लॉ था ये। विंस लॉ क्या था? लैम्डा m1 अपॉन टी। तो हम दोनों लॉ इसी ग्राफ से समझे, तो इसी ग्राफ से आपके स्टीफन्स लॉ निकला था, इसी ग्राफ से आपका विंस लॉ निकला था। अब मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब देना, रफ कर दो इसे, सर कर दो। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, किसने पूछा हुआ? JEE 2002 में, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2002 में। तो हम विंस लॉ भी समझ गए और हम क्या समझ गए? स्टीफन्स लॉ भी समझ गए। विंस लॉ क्या था? मैक्सिमम वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। आपका स्टीफन्स लॉ क्या था? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। यही तो है सर? हाँ बिल्कुल यही है। अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देना। कोई बच्चे कई दिन से कह रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस कराते, चलो तो लो। इस क्वेश्चन से क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा? ये आपको कोई ग्राफ दे दिया वेवलेंथ के बीच और इंटेंसिटी के बीच, तो यहाँ पर वेवलेंथ है, यहाँ पर इंटेंसिटी है। 3 ग्राफ दे दिए, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। ठीक, ये क्या है? लैम्डा 1, ये क्या है? लैम्डा 3, ये क्या है? लैम्डा 2, या ये मान लो ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है। अब क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? ए पॉइंट को ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन कि T1 बड़ा है T2 से, या T3 बड़ा है T2 से, T2 T1 से, या T3 T1 T2, या T2 T3 T1। वीडियो पॉज करो, आंसर दो। वीडियो पॉज करो, आंसर दो मुझे, मैं मार्कर की उठा लूं, आप आंसर दो।
किसी को आया समझ में? आंसर नहीं आया इसका? अरे यार देखो, हमने क्या पढ़ा, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, यानी कि जिसके लिए लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर कम होगा। लैम्डा ज्यादा किसके लिए है? T3 के लिए, लैम्डा 3 के लिए, तो T3 सबसे कम होगा। इधर की साइड तो बढ़ रही है वेवलेंथ, तो लैम्डा 1 सबसे कम ये है, लैम्डा 1 है सबसे कम, तो लैम्डा 1 पे टेम्परेचर T1 सबसे ज्यादा होगा, ये बनेगा। लो समझ गए? यानी कि कौन सा ज्यादा है? ये वाला। इससे तो लगाया मैंने, जिसके लिए लैम्डा ज्यादा T1, जिसके लिए लैम्डा कम सबसे ज्यादा इसके लिए है, तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा इसका होगा। हमने यही तो पढ़ा अभी, क्या? जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। बेसिक सी चीज है। सूरज का भी तो हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का भी। ऑब्जेक्टिव वालों, बड़ा तुमने खून पिया था सर, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं कौन सा, वीन्स लॉ बता चुका। अब मैं एक बार जो आपका स्टीफन्स लॉ है, इसके में बहुत सारी काम की चीजें हैं जो मैं आपके सामने क्या कर दूं, निकाल कर रख दूं। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे कर देना चाहिए। हालांकि वहां पर आपका काम चल जाएगा जितना मैंने बताया है। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, चाहे तो स्टीफन बोल दो, चाहे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोल दो, जो आपका मन करे आप वो बोल देना, घबराने वाली बात नहीं है इसकी। स्टीफन्स लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो आपकी इच्छा करे वो बोल देना। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, क्या था? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यही तो बताया था। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। तो यही आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। अब इसे क्या बोला जाता है बच्चा? ये होता है आपका Q अपॉन A इंटू T इंटू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। अब आपको पता है, जब आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो अपने पास से कांस्टेंट मानते हो। यहाँ पर कांस्टेंट क्या माना गया? Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। आधा नैनल बना दो। ये क्या है? एक स्टीफन का कांस्टेंट है। तो इसे पहले डिब्बे में बंद करते हैं, और फिर मुझे इतने आप इसकी वैल्यू बताओ। ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 5.67। चलो वैल्यू तो आपको पता नहीं है, इसकी यूनिट तो बताओ। वैल्यू तो ये है, इसकी यूनिट बताओ। किसे देख के? इसे, ये अपॉन में पहुंच गए हैं। इसकी एनर्जी है, इसकी क्या होगी? वाट, एरिया की मीटर स्क्वायर, और इसकी टेम्परेचर की केल्विन। ठीक, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। वाट किसकी होगी बेटा? Q अपॉन T की। पावर बन गया ना, पावर वर्क अपॉन टाइम। अरे क्यों, हीट वर्क पावर ही तो होता है। अभी किसी बुक में इसमें 6 भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये 6 के नियर बाई है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्टीफन्स लॉ भी हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया? Q अपॉन T पावर होता है। अब किसी बुक में इसका अलग फॉर्मेट भी लिखा हुआ। अलग फॉर्मेट कैसे लिखा हुआ? Q अपॉन T इज इक्वल टू सिग्मा A T की पावर 4। अब Q अपॉन T क्या बन गया हमारा? पावर। तो किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है स्टीफन्स लॉ को देख के। ठीक, नॉर्मली इसे ऐसे लिखा जाता है, E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन AT। तो आपका ये भी स्टीफन्स लॉ है, ये भी स्टीफन्स लॉ है, ये भी स्टीफन्स लॉ है, ये भी स्टीफन्स लॉ है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अभी स्टीफन्स लॉ की और भी बातें लिखेंगे। ये किसके लिए आया था आपका फॉर्मूला? ये आया था बेटा फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब क्वेश्चन उठता है, अगर ब्लैक बॉडी ना हो तो क्या होगा? अगर ब्लैक बॉडी ना होगी तो उसकी पावर ब्लैक बॉडी से कुछ कम होगी। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं किसके लिए?
फॉर अनदर बॉडी के लिए, फॉर अनदर बॉडी, मेरे पास कोई अनदर बॉडी है, मतलब वो ब्लैक बॉडी नहीं है, तो अनदर बॉडी के लिए पावर का क्या वैल्यू होगी। मैं बता रहा बिल्कुल जैसे प्याज की खाल उतरती है ना टॉपिक की, ऐसे बिल्कुल खाल उतारेंगे हम हर एक टॉपिक की। तो भैया अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अनदर बॉडी के लिए, तो पावर कितनी होगी भैया, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। ई क्या है, इमिसिविटी। सर ये इमिसिविटी क्या है, ये इमिसिविटी भैया हमने बताया परफेक्टली ब्लैक बॉडी की पावर ये है। और किरचॉफ लॉ से आपने पढ़ा हुआ, गुड एब्जॉर्वर इज अ गुड रिलीजर, मतलब इमीटर कह लो कि जितना अच्छा ऑब्जर्व करेगा उतना ही अच्छा छोड़ेगा। ब्लैक बॉडी क्या है, एक गुड एब्जॉर्वर है तो गुड इमीटर भी होगी, यानी कि ब्लैक बॉडी की पावर सबसे ज्यादा होगी, ब्लैक बॉडी की पावर सबसे ज्यादा होगी, तो दूसरी बॉडी से इसकी पावर क्या होगी, हमेशा एक्स्ट्रा होगी। तो ये ई क्या है, इमिसिविटी है किसी फॉर ए गिवन मटेरियल, किसी भी दिए गए मटेरियल की, जो वैल्यू कितनी होगी, इसकी इमिसिविटी की वैल्यू इस हिसाब से होगी जो इससे कम ही बैठे हमेशा ये वैल्यू, यानी कि इमिसिविटी या तो 1 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी। अब अगर E बराबर 1 हो गया, तो E बराबर 1 हो गया तो आपकी ब्लैक बॉडी ही बन जाएगी। अब समझो अगर मैं कहूं E की वैल्यू 0.8 है, 0.8 है, तो इमिसिविटी से 0.8 गुना क्या होगी, ये कम हो गई। तो हमेशा ब्लैक बॉडी से कोई भी बॉडी अदर बॉडी लोगे उसकी इमिसिविटी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन बनता है जो आपके पेपर में आने की उम्मीद है, न्यूमेरिकल उसके बेस पर। ये तो आप सब समझ गए, स्टीफन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। दैट इज करके ये लिख देना, ये सब लिख देना, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, हमारे पास कोई बॉडी है यदि T, इसका टेम्परेचर कितना है T, ये इसके चारों तरफ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना T नॉट। तो यहाँ पे पूछेगा कि पावर रेडिएटेड कितनी होगी भैया, यो कितनी पावर निकाल रहा है, और पावर एब्जॉर्ब कितनी होगी। बड़ी समस्या है इसमें, बच्चे बड़े दिग्गज बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। पावर इमिटेड कितनी है यानी कि रेडिएटेड कितनी है, और पावर एब्जॉर्ब कितनी है। तो हमें पावर का फॉर्मूला तो पता, E सिग्मा ए टी की पावर 4, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, जब रेडिएट कर रहा है तो अपने अंदर से निकाल रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर कितना है T, तो क्या हो जाएगा E सिग्मा टी की पावर 4, E सिग्मा ए टी की पावर 4। समझ गए सर, समझ गए। और अगर एब्जॉर्ब करेगा तो बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, बाहर का टेम्परेचर T नॉट, तो पावर एब्जॉर्ब के लिए क्या आ जाएगा, ये समझ गए। बेसिक सब चीज थी, फंडा कोई रटने वाली चीज नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे नेट पावर लॉस पूछा है, नेट पावर लॉस कह लूं या रेडिएटेड पावर कह लूं, यही तो है, लॉस कह लूं या पावर रेडिएटेड कह लूं। तो भैया रेडिएट लॉस का मतलब इसकी कितनी थी T, तो T माइनस T नॉट होगा टेम्परेचर, मतलब E सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट। अगर कहता नेट पावर एब्जॉर्ब, तो पावर एब्जॉर्ब में बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस हो जाता, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। ठीक, मार्कर थोड़े लाइट चल रहे हैं, धीरे धीरे डार्क हो जाएंगे, न्यू मार्कर्स मंगाए हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, आज हमने क्या पढ़ा, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है, कुछ बचा नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जल्दी हम आपकी सेकंड बुक भी स्टार्ट कर देंगे। सेकंड बुक कभी स्टार्ट कर देंगे, जब इस वाली बुक पे व्यूज अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।